नमस्कार दोस्तों। पिछले पूरे हफ्ते से मैं आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलवा चुका हूं, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलवा चुका हूं जिनकी फैमिली में चेंज कर दिया है। आईसीएस ने उनके जीवन स्तर को बदल दिया है। आईसीएस के जो परिवार हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो जानकार हैं, उन सभी लोगों के साथ हम लोगों ने आप लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंस को शेयर करवाया, उन लोगों के साथ जुड़वाया। आज बहुत खास लोगों के साथ मिलवा रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल। मेरे मामा जी, मेरी मामी जी, उनके बच्चे, नाना जी और नानी जी अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका मार्गदर्शन जीवन भर हमारे साथ रहेगा। अगर मैं अपने जीवन की बात बताऊं तो मेरी जीवन में जो मुख्य भूमिका है, जो ज्ञान मेरे पास है, तो वो सारा तो मेरी माँ, मेरे मामा जी, मेरी नानी जी, नाना जी और मेरे पापा जी, इन 5 आदमियों का बहुत प्रत्यक्ष रूप से रोल है, प्रत्यक्ष रूप से योगदान है। इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। दादाजी थे, दादी जी थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन इन लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आस्था और विश्वास करना सिखाया। तो आज मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को मामा जी से, मामी जी से, और मेरी माता जी भी हैं, बबीता मैडम भी हैं। मेरे मामा जी का लड़का है एक प्रमोद, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। आईसीएस चालू करने से पहले वो हमारे पास पढ़ के उसी टाइम पर पवित्र भी लगा था, पवन भी लगा था, बबीता मैडम की उसी टाइम पर ज्वाइनिंग हुई थी। तो प्रमोद भी उसी के साथ तभी जो है ज्वाइन किया था। इनके कई साथी थे, फ्रेंड्स थे उस टाइम पर। जैसे अननोन लोग कौन आते हमारे पास पढ़ने के लिए, तो ये नॉन थे ये लोग जो हमारे पास पढ़ करके इन लोगों ने तो पहला कदम था इस तरफ। उसके बाद फिर हमने दोबारा से बैचेस बनाए और लोग साथ साथ जुड़ते गए, पढ़ते गए। 2008 में सोनीपत में जाकर के फॉर्मली हम लोगों ने सेंटर चालू किया था। तो वो सारी यात्रा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैं यहाँ पर रहा। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो कि मैंने जब भी कंपटीशन की तैयारी की तो मैं मामा जी के घर पर रहता था और यहाँ पर गेस्ट नहीं घोस्ट बन के रहता था। एक बात तो मैं बताऊंगा, मामी जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। जब मैं यहाँ रहता था मामी, मैं बताऊंगा जो सारी बात मुझे याद है। 2005 में जब हम लोग पढ़ रहे थे, 2005 में पढ़ने के लिए मैं आखिरी बार आया था। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने मामी जी को बोला, अब आप हो मामी स्क्रीन पर, मैंने आपको आकर के साफ साफ आपको कहा था कि मैं 7 बजे तो रोटी लूँगा सुबह, और आकर के 1 बजे फिर रोटी चाहिएगी, और फिर शाम को 6 बजे खाऊंगा। जिस टाइम पर पढ़ूंगा उस टाइम पर कोई बोलेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे मौसी आए, चाहे मामा आए, चाहे काला चोर आए, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और मैं ऐसे ऐसे रहूंगा, मेरे कपड़े धोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे रहेंगे। मैं कंडीशनल यहाँ पर सब कंडीशन लगा करके, और बीच में कोई आता भी था, बोलता भी था। तो तब आपने क्या महसूस किया था कि ये क्या है? जब हम पढ़ते थे मामी तो क्या लगता था कि ये दिन आएंगे? मैं मामी के पास यहाँ पर रह करके कई बार रहा, और मामी जी का उसमें जैसे खाना बना के देने में, कपड़े धोने में, बाकी चीज़ों, मेरा सारा काम मैं बैकअप के तौर पर हमेशा अपना पूरा टाइम पढ़ने पर लगाया। उस टाइम पर मैं 20-20 घंटे भी पढ़ा, 20-20 घंटे भी। और जो मेरे साथी थे वे सभी लोग मुझे बोलते थे कि ये भूत है, भला ये दिन रात सोता ही नहीं है। अब मैं दिन रात पढ़ा था, और 2-3 महीने के अंदर उस टाइम पर डीएसएसबी में भी सिलेक्शन निकाला था दिल्ली में टीचिंग की पोस्ट के लिए। और उस टाइम पर काफ़ी एक दौर आया था, वो कभी मैं फिर जिक्र करूँगा। पर मैं यहाँ तैयारी की बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये तैयारी चल रही थी, तो उसमें मामी जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, जो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो दिन और रात एक कमरा में अपना बुक रखता था, उसके अंदर मेरी किताबें पड़ी रहती थी, और मैं 24 घंटे पढ़ता रहता था। ये कई बार काम बताते घर में काम अटकता,
तो उस टाइम पर मैं साफ साफ बोलता था, मैं बिल्कुल काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए आया और मैं सिर्फ पढ़ूंगा। तो मैं उसके अलावा कोई काम करता नहीं था। इस प्रकार से आपको भी ये काम करना पड़ेगा, तब ये बात बनती है, इसके अलावा ये बात बनती नहीं है। जो ये सफलता ना, ये सफलता आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं। उस दौर में मैं यहाँ पर आता था, आकर के अपना फ़ोन चेंज कर लेता था और किसी को देता नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे 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 फिर से लोगों को पता चल जाता था, लेकिन मैं नंबर देता नहीं था किसी को भी। तो यहाँ पर एक दौर में जो मैंने आपको मिलवाया, चलो अब मैं प्रमोद से मिलवाता हूँ। ये हेड कांस्टेबल हैं आजकल। कहाँ ज्वाइनिंग है भाई साहब आपकी? नमस्कार, मेरी ज्वाइनिंग अभी बेगमपुर थाने में चल रही है भाई। बेगमपुर थाने में हेड कांस्टेबल हो गया? हाँ, हेड कांस्टेबल। ये तब कांस्टेबल के पद पर जो है कार्यरत हुआ था। कांस्टेबल से फिर जो इसने जो है जैसे तैयारी थी, पढ़ाई थी, तो ये ज्ञान पूरी जिंदगी काम आता है। इसने जो है मेहनत की और फिर एक जो है प्रमोशन ले लिया, और प्रमोशन लेने के बाद अब ये जो है हेड कांस्टेबल हो गए हैं। अगला भाई है विनोद। ये सिरसा ब्रांच चलाते हैं, आप सभी लोग जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से। विनोद थोड़ी सी आगे ले आ। जब मैं यहाँ पढ़ता था तुम क्या सोचते थे? यही सोचते थे कि इतना पड़ गया, कभी पागल ना हो जाऊंगा। इस दिन रात हम तो यही देखते थे, जिस टाइम भी देखते थे बस पढ़ते किताबों में। फिर जब मैं पढ़ता था तुम क्यों नहीं पढ़ते थे? जब पढ़ने में मन नहीं लगता था। जब मैं पढ़ता था ये तो मजाक उड़ाते थे, लेकिन जो है ये मेरे से डरते बहुत थे। मैं जहाँ पर भी पढ़ता था तो ये वहाँ के आसपास भी नहीं फटकते थे कि कभी जो है यहाँ पर आए और हम फंसे। तो जो है ये दूर दूर रहते थे। और पढ़ने का वो दौर था जो है खूब मेहनत। उस टाइम पर एक और गड़बड़ होती थी, बिजली जैसे अब जो है ना बहुत सुधर गई है, तब नहीं थी, तब इन्वर्टर नहीं थे, तब कुछ भी नहीं था। और बहुत बार ऐसा होता था कि शाम को गर्मी में लोड के कारण जो है ट्रांसफार्मर का तार कहीं ना कहीं से जल जाता और वो पूरी रात बिजली नहीं रहती। और यहाँ पर मच्छर बहुत थे, तो जो है सब लोग कहते कि तू जो वहाँ घेर में सो जा, यहाँ पर मच्छर मुझे इतने काटते थे, मैं जो है यहाँ नहीं सोता था, घर के अंदर उस कमरे में ही। और रात को बेहद गर्मी में और मोमबत्ती जला करके पूरी रात में 2-2 3-3 मोमबत्ती जल जाती थी और मैं पढ़ता रहता था। और ये जिस टाइम पर भी देखते बोला तू जो है मरेगा। मैंने कहा कुछ नहीं मरने वाला, आज तक ज़्यादा पढ़ने से कोई नहीं मर लिया। मैं लगातार मेरे सिलेक्शन होते थे, लगातार सिलेक्शन होते थे, कभी एक सिलेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं जितने फॉर्म निकलते थे सभी फॉर्म भरता था और सभी फॉर्म भर के वहाँ पर पेपर दे करके आता था। कुछ टाइम के बाद तो मैंने ये कर दिया था कि जो पेपर है वो नहीं पढ़ता था, मैं जर्नल अपना पढ़ता रहता था, पेपर देता रहता था और रोज़ सिलेक्शन। मेरी माँ है, अब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, वो टाइम हमारा जो है टफ टाइम था थोड़ा सा। अब रोज़ जो है सिलेक्शन हो रहे, मैं सिलेक्शन ले नहीं रहा था। तो मेरी माँ की फीलिंग उस टाइम पर क्या थी आप सुनिए। मैं तो यही बोलती थी, भाई तू सारे काम काज न छोड़ के वहाँ पड़ा रहता, मामा का हमारे पास भी नहीं आता। मैं ये उम्मीद नहीं थी कि तू यहाँ तक पहुँच जाएगा। वैसे इसी बात पर अटके रहे थे भाई, क्या करेगा तू, क्या करके दिखाएगा। पर आज इसने पूरा काम करके दिखा दिया, जो मेरी उम्मीद थी, जो हम उम्मीद लाए बैठे थे। जब मैं पढ़ता था उस टाइम पर तो हर टाइम पर जो ये कहते थे कि सेंट्री पेंट्री को लगा, और ये सेंट्री पेंट्री तो बड़ा नौकरी लग जाना है। गजटेड पोस्ट मिली, ज्वाइनिंग नहीं की। तब जैसे कल जो है यूट्यूब पे हम कर रहे थे, लाइव चल रहा था कल, 1 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में जो है प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ पर। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर परिमल सर बड़े हैं लेकिन इसके बच्चे छोटे हैं, और जो बाकी जो लोग हैं, आप भाई जो छोटे हो तो आपके बच्चे बड़े हैं। तो मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद मुझे लग रहा था कि घर परिवार को संभालने वाला है कौन और कैसे संभलेगा। और मैं नौकरी लग के शादी करके मैं चला जाऊंगा तो फिल्मों वाला सीन हो जाएगा, घर परिवार और जो है एक घर ऐसा भी। इस प्रकार के जो जितनी भी फिल्में बनती थी उसमें क्या नाम था उसका, सतीश शाह था ना वो मोटा सा मेरे ख्याल से, वो सतीश कौशिक, वो हमेशा जो वो सतीश कौशिक तो हरियाणा का, वो दूसरा था वो सतीश शाह।
तो वो जो हमेशा पढ़ा लिखा बनता था और पढ़ के शादी करके अपनी बीवी को लेकर के चला जाता, घर परिवार पहले भी प्रॉब्लम में और उसी प्रकार से बाद में भी प्रॉब्लम में, तो वैसा का वैसा ही सीन फिर बनता। मैं इन लोगों को बोलता कि मैं तो जो है नौकरी लग जाऊंगा, शादी कर लूंगा, ये दोनों काम करने के बाद सैलरी में कितना काम चलेगा आप लोगों का या हमारा, और किस प्रकार से बात बनेगी। तो मुझे जो वो चीज़ शूट नहीं कर रही थी और मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो एक हमारा काफ़ी लंबा संघर्ष का टाइम बीता था। ऐसा कोई है नहीं जो घिसे बिना चमक गया हो। आप लोग जो आईसीएस को जानते हो ना, आप लोग जो हमें जानते हो, तो एक लंबा संघर्ष का इतिहास है। 1999 में मैं पढ़ने गया था लास्ट में, 2000 लगा लो, चाहे उसको 1999 लगा लो, 2-3 दिन बचे हुए थे 1999 के। 2000 में हम लोगों ने, और फिर 2008 में सेंटर खोला। तो सेंटर खोलने के बाद ये दिन जो है आप लोगों को दिखाई दिए। तो उस बीच में कभी 10 बच्चे पढ़ा दिए, कभी कुछ किया, कभी दूसरे सेंटरों में पढ़ा दिया। तो पैसे तो कमाए जा रहे थे, लेकिन उस प्रकार से नहीं था, उतना रेगुलर काम नहीं था। और सब लोग कहते थे कि और ये सेंट्री पेंट्री है, तो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। और सभी लोग, और सब लोगों को जब तुझे नौकरी नहीं लगनी तो तू क्यों पढ़ता है। मेरी नानी तो हमेशा अक्सर आते जाते बेचारी जो है, तो मैंने एक दिन नानी को बैठा के समझाया, नानी बड़ा काम करके दिखाएंगे। बोला बेटा हमने तो कुछ देखा नहीं, तू एक होया था नौकरी लागण जीसा, तू लग गया कोन्या, अब हमने कुछ दिखता नहीं। माँ नानी लाइन लगा के लगा देंगे सबको। और मेरी नानी के आगे, अब तो मेरी नानी जी नहीं है, लेकिन मेरी नानी जी के आगे सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सेटल कर दिया था। बहुत मामला सही हो गया था, परिवार सही रास्ते पर चल गया था। और नानी के आगे ही शादी भी हो गई थी, मेरे बच्चे भी हो गए थे। तो नानी बहुत सेटिस्फाइड होकर के अपनी लाइफ से आगे गुजरी थी। और मैं नानी के पास बैठ करके बहुत कहानियाँ सुनी, बहुत बातें सुनी, बहुत किस्से सुने। और नानी उस टाइम पर बोलती थी कि बेटा अब सही है, अब सही रास्ता बन गया। और अब भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। 6 साल हो गए नानी जी को, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा उन्होंने बताया। बोला बेटा हमारे पास है ना कभी ज़्यादा पैसे हुए नहीं, कभी भी नहीं हुए, और कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारा कोई काम अटक गया। कल मैंने अजय दलाल मिलवाया था। अजय दलाल के पापा जी हैं राज सिंह, अब महम में रहते हैं। कल हम जो है जैसे लाइव करने के बाद बैठे थे, बैठने के बाद जो है वो भक्त थे। मेरे नाना जी भी बहुत बड़े भक्त थे, 2 बातें बताऊंगा मैं उस बात की भी। तो मामा जी बैठे थे उस टाइम पर, तो बैठे बैठे तो बात कर रहे थे। बात करते करते क्या बोले, बोला एक दिन हम हर मंगलवार को 11 रुपए का प्रसाद बांटते थे, और एक मंगलवार को 11 रुपए थे ही नहीं। तो बोला मेरी नानी, मेरी माता जी थी, मेरी नानी जी थी, वे उनकी माता मामी जी थी, और वे तीनों जने बैठे। बोला आज बजरंगबली को देखेंगे कि आज क्या होगा। घर में 11 रुपए है ही नहीं, और 11 रुपए का प्रसाद आज देखेंगे कैसे बटेगा। बोला हमारी परीक्षा नहीं है, तो बजरंगबली की परीक्षा है। बोला हम बैठे बैठे यही बात कर रहे थे। बोला इतने में ही बोला नानी के जो गाँव का कोई आदमी आया, वहाँ बैठा, चाय पी, और उसको 21 रुपये दे करके चले गए। वो 11 रुपये का प्रसाद भी बट गया और वो काम भी हो गया। एक घटना और बताई उन्होंने। बोला हर पूर्णिमा को गौशाला वाला एक आदमी आता था, भक्त, वो आकर के 101 रुपये का प्रसाद जो चढ़ावा लेकर के जाता था, पर्ची काट के जाता था और खाना खा जाता। तो बोला एक पूर्णिमा को पैसे थे ही नहीं, पूर्णिमा को पैसे नहीं थे, तो भाई जो है ये पहले से ही पता था कि पूर्णिमा को एक दिन वो आएगा, फिर 101 रुपये कहाँ से देंगे। तो बोला मैं जो है कहीं पर जाके छिप जाता हूँ, किसी के पास जाके बैठ जाता हूँ, और वो आएगा, उसको खाना खिला देना और फिर उसको भेज देना। अब 101 रुपये है ही नहीं तो क्या करें। तो बोला मैं छिप करके किसी के पास गया, अपने दोस्त के पास, वहाँ जा करके बैठा। तो मुझे वहाँ पर वो जो है जो पैसे लेने वाला था वो पहले से आगे बैठा मिला वहीं पर। वहीं जा करके बैठ के बातचीत होने लग गई 10-15 मिनट तक, इधर बातें उधर बातें, ये बात वो बात। और मैं ये सोच रहा, ना उसने कहा पैसे जो पर्ची कटवा लेना, मैंने कहा भाई तू पर्ची काट दे या नहीं काट दे, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। और इतने में ही मैं बैठे बैठे जो मन मन में सोच रहा, बोला भाई आज तो मामला बिगड़ेगा, ये जो एक जो हमने जो लाग तो लगा ली तो कैसे पूरी होगी। तो बोला भगवान ने कभी भी मेरा जो है नाक नीचे नहीं होने दिया। और जाकर के फिर जो है कहा, इतनी देर में जो है किसी को जो दूध दे रखा था शादी में, जो पुराना दूध गया हुआ था, इतनी देर में वो जो दूध के पैसे बिना मांगे वहां पर आकर के देने के लिए, ले भाई जो है तेरे 200-250 रुपये जितने भी थे तो वो रुपये उसको दे दिए। 101 रुपये की पर्ची भी कट गई और कुछ पैसे बच भी गए। तो इस प्रकार से देखो श्रद्धा ने जो है हमेशा सच का साथ दिया है। मैं बात नाना जी की कर रहा था। हम पहली बार या मामा जी के घर बहुत बार ट्रैक्टर लेकर के आते थे, खेत में काम करके जाते थे, खेत में काम करने के लिए आते। तो एक बार जो है चने बो रखे थे, चने काटने के जो चने काट रखे थे, चने जो है खेत में अपनी ट्रॉली में लाद रहे। मेरा नाना वहाँ पर जो हमारे साथ हम बच्चे थे
उस टाइम पर जो है 11वीं 12वीं क्लास में रहे होंगे, नया नया काम सीखा था, खेत का काम करते थे। तो हमने कहा नाना जी हम जितनी बार भी ट्रॉली लाते ना, ये बुग्गी लाते तो हर बार रास्ते में ही फट जाती है, तो आप हमें ट्रॉली लादनी सिखा दो ताकि ये बीच में ना फटे। तो मेरे नाना जी ने कहा, बोला यार क्या तुम बात करते हो, बोला भगवान का राम का नाम लेकर के करो और कभी नहीं फटेगी। और मैं आपको सच बता रहा हूं, उस दिन के बाद हमारी ट्रॉली कभी फटी भी नहीं। मेरे नाना जी लगभग 90 साल की उम्र तक रहे। जिस दिन हमें छोड़ के गए परम पिता परमात्मा के चरणों में, तो उस दिन जो उनको हरिद्वार जाना था, पवन उनको लेने आया हुआ था। तो रास्ते में थोड़ी देर बाद पवन का फोन आया, बोला नाना जी तो नहीं रहे। तो मुझे लगा कि पवन ने गाड़ी भिड़ा दी, और मैं उसको गुस्से में बोला कि जो है तुमने क्या किया, गाड़ी कहाँ मरवा दी। बोला नहीं नाना जी तो घर है, मैं तो यहाँ लिया रास्ते में। मैं नाना जी घर है, फिर कैसे क्या हुआ। तो बोला पता नहीं, तब तो ठीक थे, और जो है वो जो फोन आया है ऐसे ऐसे। तो फिर हम जो है सेंटर की छुट्टी करके फिर जो है आए थे। तो इतने स्वस्थ, घूमते फिरते, सही काम करते करते और इस संसार को छोड़ करके गए। हम लोगों को खुशहाल छोड़ करके, सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी, हर जगह पर ठिकाने पर थी, तब छोड़ करके गए। इतने भक्त थे, पूरी उम्र उन्होंने भक्ति की, एक दिन भी नहीं तड़पे। वरना इस उम्र में जा करके बहुत बार ये लगता था कि जो उनको तड़पना ना पड़ जाए। ऐसे ही मेरी नानी जी थी। 10 मिनट का टाइम भी नहीं था, मैं बबीता मैडम को लेने उनके घर गया हुआ था, वहां से लेकर के चला था और रास्ते में ही फोन आ गया कि नानी जी नहीं रही। मैंने कहा माँ तू जो क्यों मजाक कर रही है, ऐसी बातों के मजाक थोड़ी होते। बोला नहीं भाई वो सच में ही छोड़ के चली गई। तो मेरी नानी जी ने बहुत सिखाया, मेरे नाना जी ने बहुत सिखाया, बहुत बातें। और यहाँ पर मैं ऐसे रहता था जैसे हमारा घर, हर टाइम पर इसी प्रकार से रह करके हम कभी जो है अलग जो है ना महसूस किया तब। और हम लोगों को जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो अच्छा टाइम नहीं था, उस टाइम को आप लोग समझ सकते हो। लेकिन मेरे मामा जी हमेशा हमारे पीछे ऐसे खड़े थे पिल्लर की तरह कि हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, और कभी होने भी नहीं दी। कभी भी कुछ भी हुआ तो तभी हमारे साथ जो है रहे। मैं मामा जी के एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ आपके साथ। 2 बातें मामा जी बताएंगे कि जब हम लोग पढ़ते थे और ये सब चीज़ें थी तब क्या सोचते थे और अब क्या जो है चेंज आया है। मैं आगे आ जाऊँगा, आप स्क्रीन पे हो मामा जी। भाई उसमें इसमें तो बहुत अंतर हो गया। उस टाइम तो जमींदार आए करे थे, रोटियां गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था, बड़े परिवार थे। और परिमल जी के पापा जी भी एक्सपायर हो गए थे, बड़ा कठिन समय से गुजरे थे। और इन्होंने खेती के साथ साथ पढ़ाई पे भी बहुत जोर दिया और पढ़ लिख के ना कामयाब हुए, और सभी रिश्तेदारों को भी आज कामयाब कर दिया। और हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो परिमल की देन है। अब कोई काम नहीं करते, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन गुजरे 2 महीने 3 महीने, अगर ये 6-10 साल भी गुजरे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब परिमल की और बबीता मैम की देन है। तो इन्होंने बड़ा परिश्रम किया है और जब आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी रिश्तेदारी में मेरे ख्याल में 22 साल का लड़का नहीं होगा जो सरकारी नौकरी नहीं करता होगा, जो परिमल के संपर्क में आया और सभी नौकरी लग गए। और बबीता की भी बड़ी देन है इस मामले में, और लक्ष्मी का रूप है बबीता जी भी, एक बहुत बढ़िया योगदान रहा हमारे परिवार में। देखो बच्चों, कोई कुछ कहता रहे, मेरे पापा जी जो ना, जैसे हम लोग जब खेत में करते थे ये वो फलाना ढिमकाना, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, जो है ये है वैसा है ऐसा है ये वो। तो मेरे पापा एक बात बोलते थे, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, तुम अपना काम करते रहो सही ढंग से। सही ढंग से अगर तुम काम करते रहे ना, तो फिर तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। और हर बात का जवाब दो काम करने के तरीके से। कुछ लोग बोलते हैं जो ऐसे पानी, नहर का पानी ये वो, जैसे आप लोग जो है समझ सकते हो, गांव के अंदर बहुत सारा जो उस टाइम पर जो है साधन होते नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं होते थे, तो नहर के पानी के ऊपर 1-1 मिनट का वो रहता था। लेकिन उन सब चीज़ों को, सारी बुराइयों को, जितनी भी जो वो सब चीज़ें होती थी, उन सब चीज़ों से ऊपर उभर करके एक मेहनत, एक लगन और सही रास्ते पर सही दिशा में मेहनत करते चले जाओ, मामला सही सेट होता है। तो ये सब चीज़ें रही। तो मेरे मामा जी का एक लड़का तो जो है सिरसा ब्रांच संभालता है, मेरे मामा जी अभी गोहाना ब्रांच संभालते हैं, और एक लड़का हेड कांस्टेबल है यहाँ दिल्ली पुलिस में, यही गांव के पास में ही है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जो है, वहीं पर जो है हेड कांस्टेबल हो गया है।
कांस्टेबल था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, 12th पास करने के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और कुछ ही टाइम बाद फिर जो है दिल्ली पुलिस में जो है ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई थी सही, हेड कांस्टेबल का एक प्रमोशन भी ले लिया और मैं तो जो है शुभकामनाएं दूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। तो दोस्तों, मैंने अपने परिवार की सारी बातें दिखाई, किस प्रकार से किस कंडीशन पर थे। इस हालत पर था कि जो है जैसे खाने दाने के भी जो हलाले पड़ जाएं तो इस कंडीशन की हालत होती थी, वहां से यहाँ तक। तो ये मेहनत का रास्ता है और यही रास्ता मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं हम किसानों के बच्चे हैं, तो हम भी किसानों के बच्चे थे। हमने भी किसानी की, खेती के साथ साथ मेहनत की और खेती के टाइम से बीच बीच में जो है गैप भी लेते थे, जिस टाइम पर गैप हो सकता था, और कई बार पढ़ाई से गैप लेकर के खेत का काम भी करते थे। लेकिन हमने घर वालों के काम से कभी भी ऐसा नहीं किया और बीच बीच में ऐसा जो है डिसाइसिव निर्णय लेना पड़ा, बीच बीच में इस प्रकार की चीज़ें भी और नुकसान भी हुआ। एक बार तो जब मैं बता रहा हूँ 2005 में मैं यहाँ पर पढ़ने आया था, तो उसी टाइम पर अप्रैल का महीना था, गेहूं कटे हुए थे, जो है वो निकाल दिए थे, तूड़ा था, बोला तूड़ा ढोने के लिए कोई आदमी मिल नहीं रहा था। पवन और पवित्र 2 जने ही थे, तो तीसरा भी जना हो जाए तो फिर तो हम जो है ढो दें। और ये मुझे बुला रहे और मेरा पेपर जो उस टाइम पर था, मैंने कहा भाई जो है तूड़े की जो भी होगी देखी जाएगी, पर ये डिसाइसिव जो है अब ये एक जो है बिल्कुल निर्णय लेने की कंडीशन पर थी। और फिर 2005 के बाद हम लोगों ने जो है बहुत बड़े पैमाने पर मैंने खूब पढ़ाया भी, बच्चों को सिलेक्ट भी करवाया। उसके बाद ही पवन, पवित्र, जो है ये बबीता मैम और जो है ये बाकी लोग थे, ये भी जो है सिलेक्ट हुए थे नौकरियों में। और वहाँ के बाद फिर लाइन जो है बिल्कुल इस डिसीजन पर हो गया था कि अब मुझे सेंटर ही करना है, तब मैं जो है वहाँ आगे बढ़ा। चलिए थोड़ी सी बातें बबीता मैम आपके साथ करेंगी। चलिए बच्चों, आज आप मिले बिल्कुल आपके ही जैसे एक परिवार से। परिमल ने मामी जी से बात तो करवाई, पर मुझे ऐसा लगता है मामी जी उतनी बातें कर नहीं पाई और मुझे ऐसा फील होता है कि हर माँ को मौका मिलना चाहिए वो बताएं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो बच्चों के जीवन में आता है या किसी भी परिवार में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो महिलाएं हैं। तो मामी जी के पास एक बार फिर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मामी जी, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आपको कोई भी देख रहा है, आप मुझसे बात कर रही हो, आप ये सोच के काम करो, ठीक है। अब आप बताओ, अब से 20 साल पहले जो आपका घरेलू जो माहौल था, वातावरण था, उसमें और आज 2020 में कितना परिवर्तन आ गया, कितना कुछ बदला आपके जीवन में, हम सबके जीवन में जो आपने देखा? सारा ही परिवर्तन आ गया। पहले तो के हम मैसे के पीछे अंडा करते। अब जैसे जीवन को आप कैसे देखती हो? अब जिंदगी ऐसी है कि हाँ आप सोचो कि हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया और जिसकी इच्छा भी नहीं की थी। की इच्छा थी इतनी और परिमल कर दिया, तो कुछ कर दिया। आपने भी बहुत संघर्ष किया मामी, क्योंकि आपका जो व्यवहार था। अब मैं बता दूं, हमारी जो माता जी हैं ये 4 बहनें हैं और मम्मी सबसे बड़ी हैं, मामा जी अकेले थे, 4 बहनें थी, तो इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, नाना जी ने, नानी ने, और फाइनली इनकी 4 बेटियां जो हैं कामयाब रही। और मामी जी का भी व्यवहार बहुत अच्छा रहा। जब यहाँ पे मम्मी आती हैं, मम्मी का तो चलो भाई ठीक है अपना घर था, लेकिन हम लोग भी जितनी बार भी आए तो कभी ये फील नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग का जब हमारा लाइफ का ये फेज स्टार्ट हुआ तो मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम यहाँ दिया और मामा जी के घर कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम भाई अलग कहीं जगह से हैं या कुछ। जैसे मेरी तो अपब्रिंगिंग और हर चीज़ बहुत अलग थी, पर मामी जी ने कभी ये मुझे फील नहीं कराया कि मैं किसी और के घर में हूँ। तो इनके परिवार से हमारा एक अलग सा भी जुड़ाव है, क्योंकि लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट फेज की शुरुआत में हमने बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में हमने बहुत टाइम दिया यहाँ, और मामी जी के घर में खाना और रहना यहाँ बहुत अच्छा लगा करता था। तो मामी जी उस टाइम की बात देखें और अब की बात देखें तो जब आप जाती हैं कभी आप गोहाना जाती हैं, कभी आप सिरसा जाती हैं, 2 ब्रांचेज अब आपका बेटा संभाल रहा है, मामा जी संभाल रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। अच्छा, अब आप बच्चों को जब लेके जाती हैं, पोता पोती को, तो खुशी लगती है आपको? अच्छा, अब अपने घर जब जाती हो, आप अपने मायके की तरफ जाती हो, तो वहाँ लोग बाग जो बातचीत करते हैं आपसे, उनका व्यवहार वैसा ही है या बदल गया? बदल गया अभी अब तो। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग? अब तो मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा है मेरी तरफ। अच्छा, अब मतलब आप खुश हैं इस सब चीज़ों से? माँ बाप खुश हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी फैमिली जिससे मैंने आपको मिलवा दिया, और बस यही कहना चाहती हूँ बच्चों कि देखो सब ऐसे ही होते हैं, ये माँ बाप भी ऐसे ही हैं जैसे आपके और मेरे माँ बाप हैं, कोई अंतर नहीं होता, हम सब एक जैसे घरों को बिलोंग करते हैं, हम सबकी परवरिश एक जैसी होती है, बस अंतर होता है कि हमें लाइफ में सही मार्गदर्शन किस टाइम पे कैसा मिला।
जिसको मार्गदर्शन अच्छा मिल गया वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं वो मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, वो जीवन के एक इंपॉर्टेंट फेज को मिस कर जाते हैं। ये टाइम होता है, अपने पेरेंट्स की बात मानिए, वो आपके भले की बातें करते हैं, वो हमेशा कहते हैं खूब पढ़िए लिखिए लायक बनिए। तो इस चीज को समझिए, इस इंपॉर्टेंट टाइम को। आज आप देख रहे हैं सारा भरा पूरा परिवार है, हमने कितने सारे रिलेटिव से आपको मिलवाया। परिमल सर के दोनों ब्रदर्स हैं, उन दोनों की जो फैमिली है, मतलब मेरी देवरानियों के जो परिवार हैं, उनसे हमने आपको मिलवाया। मामा जी के परिवार से मिलवाया। परिमल सर के जो चाचा हैं, इनकी चाची के परिवार की तरफ से भी लोगों से आपको मिलवाया गया। कितने सारे सक्सेसफुल चेहरे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मोटिवेशन के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम मोटिवेशनल कुछ बताइए, मोटिवेशनल बताइए। इससे बढ़िया मोटिवेशनल कुछ हो ही नहीं सकता। ये जीते जागते प्रमाण हैं आपके सामने, ये प्रत्यक्ष हैं। अब इनको अगर आप देख के मोटिवेशन नहीं ले पाएंगे तो फिर गड़बड़ में है। ये वो लोग हैं जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, जिन्होंने जीवन में एक खासा मुकाम हासिल कर लिया है, और जो आज एक सक्सेसफुल आइडेंटिटी के तौर पे समाज में जाने जाते हैं, जिनको लोग महत्व देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को एक सही दिशा में सही टाइम पे मोड़ दिया था। जी, जैसे आप लोगों के परिवार नॉर्मल से हैं तो वैसे ही हमारा परिवार भी नॉर्मल था, लेकिन वहां से मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी ये हमेशा चमकेंगी और ये आगे बढ़ेंगी। एक एक बात का जवाब है आपका, जो कोई भी जो ये बुराई करने वाले या बाकी लोग हैं उन सब चीज़ों का। हमारी इस ग्रोथ के हिस्से में जो हम बात करें तो कल भी हमने बोला था, तो कल जो है एक बात हम कहना भूल गए थे, एक विशेष योगदान उन लोगों का भी है जिन्होंने हमारी ब्रांचेज चलाई हैं। 200 ब्रांचेज हैं, तो 200 ब्रांच वाले जितने भी लोग हैं, इसके अंदर नरेश वर्मा जी हैं, पानीपत ब्रांच चलाते हैं, पानीपत के साथ संभाल का ब्रांच चलाते हैं। अब उन्होंने जो है गुड़गांव, बदरपुर और जो है मतलोडा में भी ब्रांच ली हैं। उसके साथ हम बात करेंगे करनाल ब्रांच है, कुरुक्षेत्र में राजेंद्र जी हैं, 5-6 ब्रांच चला रहे हैं, अंबाला में ब्रांच चल रही है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं हर जगह पर। रोहतक में है अनिल जी ब्रांच चला रहे हैं, भिवानी में सांगवान साहब जो है ब्रांच चला रहे हैं, हिसार में प्रीतम जी हैं। अब सब डिस्ट्रिक्ट भी हैं, 200 ब्रांचेस का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता है। चरखी दादरी से रविंद्र सांगवान जी हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों का एक विशेष योगदान है। कुछ लोग बीच में छोड़ के चले गए, उनका भी विशेष योगदान रहा। संदीप जी थे, गुड़गांव ब्रांच, रेवाड़ी ब्रांच, नारनौल ब्रांच थी। बाद में कुछ जाकर के जो मामले में गड़बड़ हुई, लेकिन शुरुआती एक बहुत योगदान उनका रहा। राजपाल जी थे, सफीदो और जींद ब्रांच चलाते थे। जब सही मुकाम पर पहुंचे उस टाइम पर छोड़कर चले गए, जो है कुछ गड़बड़ियों के चलते। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो इस बीच में छोड़ के चले गए थे। विजय हमारे साथ काम करता था, वो छोड़ के चला गया। संजय था, वो काम छोड़ के चला गया था। अब कुछ गलत फहमियां रही होंगी, या कुछ जो है उनके मन में कुछ और बातें रही होंगी, और बाकी कुछ जो है लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने यहाँ से जाने के बाद खूब सारी बदनामी भी की, बहुत सारा जो है हमारे ऊपर कीचड़ भी उछाला। लेकिन उन सब चीज़ों का जवाब हमने काम से दिया है, उन सब चीज़ों का जवाब हमने बच्चों को नौकरी लगवा के दिया है। आज भी हरियाणा HSSC में जेई का रिजल्ट आया है, और जेई के रिजल्ट के हमने बहुत सारे सिलेक्शंस के यहाँ पर जो है लगाए हैं स्क्रीनशॉट्स, जो उन बच्चों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो बच्चों, पढ़ने का तरीका वही है। आज भी एक बच्चे का जो उसमें है, उसने जो कई सारे पेपर क्लियर कर रखे हैं। ग्रुप डी में भी उसका, रेलवे में भी जो क्लियर था। अब मैं जो है बता नहीं पाऊंगा, 15-20 जो पेपर थे लेकिन उसके, और उसका फाइनली अभी जो है जेई में भी जो है सिलेक्शन हो गया है। तो इस प्रकार से आप कोई भी पेपर दोगे, कहीं पर भी जाकर के तैयारी करोगे, तो वो सब तैयारी आपको एक ही मंजिल पर लेके जाते हैं, सरकारी नौकरी। और जो कैलिबर आपके अंदर होगा, फाइनली आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं, पहले छोटी नौकरी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। अगर जिस दिन हमने सेंटर चालू किया था उस दिन हम ये सोचते कि 200 ब्रांच होंगी। जिस दिन हमने सेंटर चालू किया था उस दिन हम सोचते कि हमारा ऐप होगा। जिस दिन हमने सेंटर चालू किया था उस दिन हम सोचते कि हम ट्यूशंस का भी काम करेंगे। तो हमारी गलत सोच होती। बहुत छोटी शुरुआत की थी, 10-15 बच्चों के साथ वे सिलेक्ट हुए, 20-25 बच्चे हुए, वे सिलेक्ट हुए, 30-35-40 हुए, वे सिलेक्ट हुए, 100-200 हुए, वे सिलेक्ट हुए, और कंटिन्यूअसली ये कारवां आगे बढ़ता गया। और आप लोगों के सहयोग से, प्यार से ये कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिसका इस पूरी मुहिम में योगदान है। हमारे चेहरे आपको सामने दिखते हैं,
हमारे पीछे भी बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे दिख नहीं रहे हैं। कई बार हम नाम भूल जाते हैं, कई बार जैसे दिमाग में कुछ और बातें चलती हैं। हम लोग प्लान करके नहीं आते, असल में प्लान करके आकर के तब स्पीच दें तो फिर उसका मजा नहीं रहता है। तो जो मन की बातें हैं वे मन की बातें मन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये सीरीज चलाई थी ताकि आप लोगों को दिखे कि बहुत नॉर्मल से लगने वाले लोग सफलता और असफलता के विभिन्न कदमों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ब्रांचेज चलने में सफलता असफलता बहुत एक्सपीरियंस लेकर के हमने ब्रांचेज आगे बढ़ाई है। तो ये सब चीजें अब जो मैं चाह रहा था भाई, जो ये एक एजुकेशन का जो ये मॉडल खड़ा हो गया है, ये हो सकता है कि आने वाले एक बेहतर भविष्य में एक बड़ा योगदान देके जाए। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इतनी ही बातें और करूंगा। मैम कुछ बातें और करेंगी, फिर उसके बाद आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। देखो बच्चों, जीवन, अभी सर ने कहा कि कुछ लोग आए कुछ छोड़ के चले गए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा चलेंगे। और जैसे वो मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि ईसीजी की जब तक वो लाइंस ऊपर नीचे चलती हैं तब तक ही जीवन माना जाता है। जिस दिन वो प्लेन हो जाएंगी उस दिन इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जीवन है, इसमें ऐसे अप्स डाउन सबके साथ आएंगे। एक ऐसा दौर आता है जब इंसान को लगता है कि बहुत डिप्रेशन में है, पता नहीं लाइफ में अब कब ऐसा मौका मिलेगा कि वापस से चीजें ट्रैक पर आएंगी। तो इस चीज को पास करना, इसी चीज में अपने आप को सुदृढ़ रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और जो लोग समझदार हैं, जो चीजों को देख रहे हैं, ये जो मोटिवेशनल चीजें हम अपनी लाइफ से दिखा रहे हैं ना आपको, इनका टारगेट सिर्फ एक है कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, दिक्कतें आए, तो आप ये देखें कि हर सक्सेसफुल आदमी उसी जीवन के पड़ाव को क्रॉस करके ही आगे बढ़ता है। ये हम आम लोग जो है ना, जिनका जन्म आम घर में हुआ है, हम लोगों को तो लाइफ बहुत परेशानियों से जूझ के भी आगे बढ़ानी होती है। तो ये अपनी लाइफ में भी इस चीज को देखो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार पेपर पास ही नहीं हो रहा, साल डेढ़ साल हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी पॉइंट से कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर रह जाते हैं। उस टाइम पे जो बच्चा इस चीज को समझ ले कि शायद अब लास्ट टाइम आ गया है, मुझे पूरी ताकत झोंक देनी है और अब ये जो 1 नंबर से या पॉइंट से रहने वाला जो ये लाइफ का फेज है, इसको जंप करनी है। और वो जंप करनी है जो चेतक ने की थी महाराणा प्रताप के लिए। आपको याद होगी वो कहानी कि बिल्कुल घायल अवस्था में भी चेतक ने अपने जीवन में ये लास्ट, जब वो सांसें, ये था ना कि बस अब जाने वाली हैं, उस टाइम पे एक लास्ट उसने जंप ऐसी लगाई कि महाराणा प्रताप को उस लड़ाई में बंदी बनाए जाने से बचा लिया। और महाराणा प्रताप देखो लास्ट तक भी पकड़े नहीं गए थे। तो जैसे चेतक ने वो दम लगा के लास्ट एक जंप लगाई थी ना, वही बहुत बार जंप हम लोगों के जीवन में भी डिमांड करती हैं परिस्थितियां। जो इन चीजों को समझ जाते हैं, जो पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, वो उस लास्ट जंप को लगाने में सक्षम हो जाते हैं। और यकीन मानिए, जब जीवन में कामयाबी आपके कदम चूम लेती है तो आप महसूस करते हैं कि वो दौर जो स्ट्रगल का था, शायद वो जीवन का सबसे खूबसूरत दौर था। और जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस टाइम पीरियड को हम बहुत खुशी के साथ याद करते हैं, जैसे अब हम याद करते हैं। जब परिमल कभी यहाँ मामा जी के घर पे रहे होंगे तो वो स्ट्रगल का दौर था। जब इनके पिताजी एक्सपायर हुए, वो स्ट्रगल का दौर था। अब उसको आज हम याद कर रहे हैं और उस चीज पे हम फक्र कर रहे हैं कि उस चीज को हमने कितना पॉजिटिव तरीके से लिया, जो आज हम इन सब के बीच में बैठ के ये फक्र से कह सकते हैं कि जो हमारे पास आया, जिसमें ये दम था कि मुझे यहाँ टिकना है, परिस्थितियां खराब होंगी, मेरे एग्जाम नहीं पास होंगे, तो भी मैं विश्वास करके यहाँ रहूंगा, यहाँ पढ़ूंगा, आज वो सब कामयाबी के रास्ते पर आगे निकल गए हैं। मंजिलें पाली हैं उन्होंने और अब अगली मंजिलों की तैयारी में वो अगले सफर पर चल पड़े हैं। तो इतना ही कहूंगी कि जब भी लाइफ में कभी नेगेटिव टाइम आए तो ये सोचिए कि जितने लोग आपको आसपास के कामयाब दिखते हैं ना, और कुछ भी ना हो तो हमें याद कर लीजिएगा कि सबकी लाइफ में एक बुरा टाइम आता है, एक बुरा फेज आता है। जो इंसान समझदार होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, वो उस फेज को क्रॉस करके आगे के सूरज की तरफ बढ़ते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो हमें मूर्खों की श्रेणी में शामिल नहीं होना। हमें जरूरत पड़ेगी जब तब हम नेगेटिव टाइम को उबार लेंगे अपने लाइफ में। इस चीज को हम लोग सोच के चलें और हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहें। हमेशा बड़ों की केयर करें, जब उनको जरूरत हो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें। और कामयाबी का एक बड़ा कारण आपके पेरेंट्स हैं, इस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब जब जीवन में कामयाब होते जाएं तो हमेशा और ज्यादा हम्बल बनते जाएं और ज्यादा काइंडनेस को प्रमोट करें, क्योंकि जो कहावत है ना वो कि जितना पेड़ फलदार होता है वो उतना ज्यादा झुक जाता है। ये हम सबको भी अपने व्यवहार में लानी चाहिए ये चीजें। तो जब जब कामयाब होते जाओ, अपने पेरेंट्स को थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो उन सभी के लिए जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी दिन आपकी मदद की थी, आपको उस जगह पहुंचाने के लिए। जी, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। लास्ट एक बार आपको परिमल सर कुछ बातचीत कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बहुत
अच्छी संख्या में आप लोग जो है लगातार देखते रहे, और मैं उम्मीद करता हूं जो हमने कई दिनों से फेसबुक लाइव वाला जो ये प्रोग्राम चलाया, ये आप लोगों को मोटिवेट करेगा, ये आप लोगों को ज़रूर मार्गदर्शन देगा, ये आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करेगा। चलिए थोड़ी देर में हम जो है बबीता मैम के घर जाएंगे, अगर बात बनी तो बबीता के पेरेंट्स से भी आज जो है आपको मिलवाएं एक बार शाम को, तो 5-6 बजे के आसपास जो है हो सकता है हम बबीता के पेरेंट्स से, इसके पापा से, मामा से भी बातचीत करवाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।